अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। बिखरती हुई तहरीक इंसाफ में टूट फूट का सिलसिला फिलहाल रुका हुआ है और इमरान खान ने फिर दावा कर दिया है कि उनका वोट बैंक बढ़ रहा है और हुकूमत से नफरत बढ़ रही है। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी और आमिर कियानी की शमूलियत के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ अब तक कोई बड़ा नाम नहीं जुड़ा है और ये चारों रहनुमा भी पार्टी में शमूलियत के बाद से खामोश हैं, मीडिया पर आने को तैयार नहीं हैं। परवेज खटक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की खबरों की तरदीद कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ इमरान खान का वफादार ग्रुप अब भी उनके साथ खड़ा है। मगर तहरीक इंसाफ का दावा है कि हुकूमत की तरफ से अब भी पार्टी रहनुमाओं और इमरान खान के करीबी लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। और फिर आज ये खबर सामने आई है कि इमरान खान की इंतजामिया की सबसे अहम शख्सियत और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान लापता हो गए हैं। आजम खान के अहल खाना की तरफ से इस्लामाबाद के थाना कोसार में इस हवाले से दरख्वास्त भी दे दी गई है, जिसके मुताबिक आजम खान कल शाम को घर से निकलने के बाद वापस नहीं आए। आजम खान का मोबाइल नंबर भी बंद है। दरख्वास्त की जाती है कि उनके लापता या अगवा होने से मुतालिक ज़रूरी कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाए, जबकि पुलिस ज़राए के मुताबिक मामले की तफ्तीश की जा रही है, जिसके बाद मुकदमे का फैसला होगा। आजम खान के लापता होने पर इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आजम खान जो मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, कल शाम से लापता है। हर वो शख्स जिसके बारे में यह तासुर है कि वो मुझसे करीब था, उसको हदफ बनाया जा रहा है। साथ ही इमरान खान ने हुकूमत पर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाइयाँ करने का इल्ज़ाम लगा दिया है और ट्वीट किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन की रिहाइशगाहों पर पुलिस छापों की शदीद मजम्मत करता हूँ। पुलिस गैर कानूनी तौर पर उनके घरों में घुसी और शाह फरमान और उनके भाई के घर से 3, जबकि असद कैसर और शहराम तरकई के घरों से 2 गाड़ियाँ चोरी करके ले गई। इस जुल्म व फस्तायत से अगर वाक़यतन कुछ हासिल हो रहा है तो वो फस्ताई सरकार के खिलाफ अवाम में पाई जाने वाली नफरत और मुखासिमाना जज्बात में शिद्दत है, जबकि तहरीक इंसाफ के हवाले से तो हमदर्दियाँ बढ़ रही हैं और उसके वोट बैंक में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोनी सलाई भी इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज मोनी सलाई ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जब मेरे वालिद की तबीयत खराब हुई और जेल की इंतजामिया उनको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लेकर आई तो प्रोफेसर बिलाल मुहिउद्दीन ने मेरी वालदा को फ़ोन किया कि उनका मेडिकल रिकॉर्ड लेकर आएँ ताकि हम इसको देखकर उनका इलाज कर सकें। डॉक्टर साहब की वाबस्तगी शायद किसी भी सियासी जमात से ना हो। उन्होंने बतौर डॉक्टर मेरी वालदा से रिकॉर्ड मंगवाया। आज पता चला है कि उनको ओहदे से हटा दिया गया है। एक मरीज के खानदान से मेडिकल रिकॉर्ड मंगवाने की इतनी बड़ी सजा कोई जवाज नहीं बनता। जबकि इमरान खान का दावा है कि परवेज इलाही पर तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हमारे साथ वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, एक के बाद एक वाकया, एक के बाद एक इल्ज़ाम, और अब आजम खान जो कि वजीर आजम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो इस्लामाबाद से लापता हो गए हैं। आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है इस्लामाबाद, कहाँ गए वो? नहीं, देखें, अभी उनकी जो है वो दरख्वास्त अभी मौसूल हुई है तो उसके ऊपर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का अमल जो है वो बरूएकार लाया जाएगा और ये पता जो की जाएगी कि आखिर वो लापता हुए हैं या खुद ही किसी जगह पे जो है वो मौजूद हैं। तो इस बारे में अभी कोई हतमी बात तो नहीं की जा सकती और जो मुझे इब्तदाई तौर पे मालूम है, उन्होंने अपनी दरख्वास्त में या उनके जो लवाकीन हैं उन्होंने कोई निशानदेही नहीं की उसमें कि वो कहाँ से जो है वो गायब हुए या किन लोगों ने उनको अपने साथ लिया है। तो इस बारे में अभी कुछ भी कहना जो है वो क़ब्ल वक्त होगा। वैसे ज़ाहिर लवाकिन को पता ही नहीं है, वो घर से निकले थे, फिर उसके बाद फ़ोन भी बंद है, तो उन्होंने गुमशुदगी की ही इतला दी है। आप कह रहे हैं इस वक्त तक अभी तक कोई मालूमात नहीं है आपके पास? हाँ, नहीं, अभी तक के इस बारे में, क्योंकि ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आज ही की ये इतला है, तो इस बारे में अभी जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है वो भी सामने नहीं आई कि जिसमें प्रेमा फशाई को बात कही जा सके कि वो किस तरह से जो है वो लापता हुए। अच्छा, मगर दूसरी तरफ ज़ाहिर अब खैबर पख्तूनख्वा में है तो केयर टेकर हुकूमत, मगर जो कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ वो कहते हैं सब मिल के हो रहा है। तो वो जो गाड़ियाँ हैं पुलिस जाए और वो गाड़ियाँ उनकी ले जाए, शाह फरमान की हों, शहराम तरक्की साहब की हों, ये अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो फिर गाड़ियों तक नौबत आ गई है, घरों में जाकर ये सब कुछ हो रहा है। देखें, वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट है और मैंने जो केयर टेकर गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, मैंने उनसे मालूम किया है जब ये ख़बर मीडिया पे आई है तो उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट की गाड़ियाँ थी। इन्हें मुतअद्दिद बार ये कहा गया कि जो बतौर मिनिस्टर्स जो इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से 2-2, 3-3 गाड़ियाँ जो है वो रखी हुई थी जो कि इनके इस्तेहकाक से भी ज़्यादा थी, तो इनको कहा गया कि आप इनको वापस कर दें, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर कोई जो है वो कानूनी दरार ना वापस की, ना ही कोई रिस्पॉन्ड किया। तो उसके बाद वो हुकूमत की गाड़ियाँ हैं जो कब्ज़े में ली गई हैं।
सारी 3-3 गाड़ियाँ हुकूमत की एक एक शख्स के पास थी जो साबिक वजीर था, 3-3 गाड़ियाँ कैसे हो सकती हैं राज साहब? जी जी जी, ऐसे नहीं होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा ही था। अगर इनके पास इनकी वो जो समझते हैं कि इनकी ज़ाती गाड़ियाँ थी, तो उसका कोई रिकॉर्ड अगर इनके पास है तो वो पेश करें। वो सरकारी गाड़ियाँ ही थी और सरकार की तरफ से ही इनको फराहम की गई थी। उनका ये कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकेंगे कि जी ये देखेंगे हमारी प्राइवेट गाड़ी थी, हमारे घर पे खड़ी थी और इसे जो है वहाँ से जिस तरह से एलिजिबली वो कहते हैं कि चुराया गया है। मैंने इस बारे में जो निगरान गवर्नमेंट है तो उनसे जो है वो इस बारे में मैंने मालूम किया। उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी से मुझे बताया कि ये हुकूमत की गाड़ियाँ थी इनके पास जो नाजायज़ तौर पे इन्होंने रखी हुई थी, इंटाइटलमेंट अब ख़त्म हो चुकी थी और ये वापस नहीं कर रहे थे। अच्छा, फिर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब की तरफ आते हैं। ज़ाहिर ऐसे लोग जो कि इमरान खान साहब से वफादारी के दावेदार थे, फवाद चौधरी हों, अली जैदी साहब हों, वो पार्टी छोड़ गए, मगर परवेज़ इलाही साहब पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि उनको बहुत बुरे हालात में रखा हुआ है और उनके बेटे मोहन इस्लाही कह रहे हैं कि जब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर बिलाल मुहिउद्दीन ने वालदा को फ़ोन करके मेडिकल रिकॉर्ड मंगवाया तो उन्हें भी हटा दिया गया। इस किस्म की टारगेटिंग हो रही है। नहीं, देखें, इस बारे में जो मेरी मालूमात हैं, जेल में वो उनको तमाम मेडिकल सहूलत जो है वो हासिल है, लेकिन बहरहाल है तो वो जेल ही। और इसके अलावा जब उनको वहाँ पे कोई ज़रूरत महसूस हुई तो उनको जो है ये PAC लाया गया और वहाँ पे उनका मुकम्मल जो है वो चेकअप हुआ। और जब उन्हें डॉक्टर्स ने कहा कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, कोई उनको ऐसा ख़तरा नहीं है, तो फिर उनको जो है वो वापस जेल ले जाया गया। तो ये तो एक रूटीन की बात है कि किसी भी जेल में जो लोग हवालाती हैं या कोई कैदी है उसे तकलीफ़ हो तो उसे फौरी तौर पे हॉस्पिटल लाया जाए, उसका चेकअप करवाया जाए और उसके बाद फिर उसे जेल में या हॉस्पिटल में जहाँ भी वो मुनासिब है उसे वहाँ पे रखा जाए। ये तो एक रूटीन का मामला है। और बाकी मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि जेल में वैसे ज़िम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की है, केयर टेकर सेटअप की है, लेकिन हमारे पास भी क्योंकि मालूमात हैं और एजेंसीज इस बारे में रिपोर्ट करती हैं, कोई उनसे कोई ऐसा सलूक वहाँ पे कि उनको वहाँ पे कोई जो है वो ईज़ा पहुँचाई जाए या उनको वहाँ पे जो उनके हकूक़ हैं रूल्स के मुताबिक, ला के मुताबिक उनसे उनको महरूम किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारा प्रोपेगेंडा है। पहले ये ख़वातीन के मतलब इन्होंने बड़ा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया कि जी खुदा ना खासा उनके साथ को बहुत जेल में जो है वो गलत हो रहा है। वो भी सारा फिर गलत साबित हुआ। उन्होंने ख़ुद आके बयान दिया कि नहीं जी कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे साथ कोई ऐसी जो है वो हरकत या ज़्यादती नहीं हुई। तो अब जो है ये चौधरी साहब के मतलब कर रहे हैं, चौधरी साहब मेरी इतला के मुताबिक तो कंफर्टेबल है वहाँ। तो डॉक्टर को क्यों हटाया गया राज साहब? ये मेरे इल्म में नहीं है, मैं इस बारे में मालूम कर लूँगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वजह से उन्हें हटाया गया हो। क्योंकि या तो ये है ना कि उन्होंने कोई एक्स्ट्रा फेवर दी हो, वो आए वहाँ पे चेकअप हुआ, चेकअप होने के बाद वो वापस जेल चले गए, तो इसमें डॉक्टर के ऊपर कोई एतराज़ या हटाने वाली तो बात बनती नहीं है। ये ना हो कि डॉक्टर साहब के मतलब कोई और मामला हो तो वो इस बात से इसको जो है वो नफी कर रहे हैं। राज साहब, इमरान खान साहब का दावा है कि वो जो कुछ भी हो रहा है उनके साथ, इस सब में उनका वोट बैंक भी बढ़ रहा है, उनके लिए हमदर्दियाँ भी बढ़ रही हैं और आप लोगों के लिए नफ़रतें बढ़ रही हैं। इससे आप सब हासिल अभी तक क्या कर पाए हैं? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वो लॉन्च हो गई, उसमें भी अब कोई मज़ीद ज्वाइनिंग्स नहीं हो रही हैं। जिन्होंने कर लिया वो मीडिया पर आकर उसका दिफा करने को तैयार नहीं है। जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, अब तहरीक इंसाफ से टूट कर जाने वाले लोगों का सिलसिला भी आगे नहीं बढ़ रहा है। इस एग्जैक्टली क्या हासिल हो रहा है आप लोगों को इस सारी सूरत हाल से? नहीं, देखें शाहजेब, ये एक फितना था, फितना है। इसने इस मुल्क की सियासत को गंदा किया, इसने इस मुल्क की सियासत में नफ़रत को जो है वो लेके आया, ये बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी लेके आया, ये ओए तोए का कल्चर लेके आया। इसने इस मुल्क की सियासत को गंदा किया, इसने इस मुल्क की सियासी रवायात को जो है वो रोंद डाला और इसने सियासी इख्तलाफ राय को जो है वो दुश्मनी में बदला। इस बंदे का जो इसका अरूज आना था वो 8 मई तक आ चुका। अब 9 मई को जो हरकत इसने सरजद की है
और इसके लोगों से हुई है और इसने मनसूबाबंदी से ये करवाई है, उसके बाद अब इसकी ये खाम ख्याली है कि इसका वोट बड़ा बढ़ गया है और इसको ये हो गया है, इसको वो हो गया है, ये बिल्कुल आवाम के सामने पूरी तरह से जो है ये एक्सपोज हो चुका है। आवाम को इसकी शनाख्त और इदराक हो चुका है। ये मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि अब ये कभी भी जो है वो इस मुल्क की सियासत में कोई मेन रोल अदा करने की पोजीशन में जो है वो नहीं होगा और ना ही लोग इसके साथ होंगे। अभी तक तो जमात उनके साथ ही है, कुछ सीनियर रहनुमा ज़रूर छोड़ गए, मगर पार्टी के कुछ लोग रूपोश हैं, कुछ गिरफ्तार हैं, मगर साथ खड़े हैं। ये आपको कैसे लग रहा है? आप लोग भी ज़ाहिर है अपनी जमात के साथ खड़े रहे, आप लोगों को बहुत लंबा अरसा जेल में रखा गया, मगर ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब को 9 मई होते ही सब एकदम छोड़ के चले गए हैं, ऐसा नहीं हुआ है अभी तक? नहीं, उसमें 9 मई से पहले जो इसने नफ़रत की सियासत को फ़रोग़ दिया, जिस तरह से इसने कौम के नौजवानों के जो है वो ज़हनों में नफ़रत और बरूद भरा इसने, और जिस तरह से जो है वो उनको 9 मई की जो है वो पोजीशन में ये लेके आया, ये सारी चीज़ें जो हर ज़ई शोर आदमी को मालूम है। हर ज़ई शोर आदमी ये समझता है कि ये बंदा जो है ये तो इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी चाहता है। ये तो इस मुल्क की सियासत में ऐसा नासूर है जो जिसका जो है वो मासवा तबाही लाने के इस मुल्क की सियासत में, और इसका कोई काम ही नहीं है। इसके 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत देख लें, इसकी उससे पहले अपोजिशन देख लें, इसकी आज जो 1 साल की अपोजिशन है वो देख लें। इस किरदार का आदमी जो है वो किसी भी कौम का जो है वो अक्सरियत का लीडर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, चंद लोग जो हैं वो उसके शहर में और उसके झूठ में मुब्तला हो सकते हैं, और ये आप देखेंगे ये इलेक्शन जब आएगा, ये 2013 में भी बड़ा पॉपुलर था। 2013 में भी जो है वो इसके बड़े जलसे भरे थे। 2011 में वो सबसे बड़ा मशहूर ज़माना वो मीनार पाकिस्तान वाला जलसा भी इसका हुआ था। तो फिर क्या इसकी इलेक्टोरल स्ट्रेंथ जो है वो सामने आई थी 2013 में। ये अब जब भी इलेक्शन होगा जो कि 2023 में होगा इंशाल्लाह, तो उसमें इसकी इससे ज़्यादा पार्लिमानी स्ट्रेंथ सामने नहीं आएगी साहब। और इलेक्शन 2023 में ही होगा, अक्टूबर नवंबर में होगा। आप लोग कुछ इसके अलावा नहीं सोच रहे हैं ना? अपना जो सेटअप है उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए, और अगर केयरटेकर आया तो वो भी कबूल नहीं करेंगे अगर उसको प्रोलॉन्ग किया गया? देखें, केयर टेकर सेटअप आना चाहिए और विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम जो है वो इलेक्शन होना चाहिए। हमें बाई आल मीन्स जब मुद्दत पूरी हो, असम्बलियाँ रिज़ॉल्व हों, तो हमें जो है वो जाना चाहिए और इलेक्शन जो है वो इस मुल्क में होना चाहिए। और इस मकसद के लिए बाकायदा बजट में पैसे रखे गए हैं, बाकी उसकी कैबिनेट ने अप्रूवल दी है। आप देखें, कोई छोटी सी बात होती है तो उस बात को लेके जो है वो एक बयानिया इस्टेब्लिश करने की जो है वो कोशिश की जाती है। हम कभी भी इलेक्शन से ना भागे हैं ना भागेंगे। इलेक्शन बिल्कुल हम समझते हैं कि वक्त पे होना चाहिए, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर थी कि 2 सूबों में इलेक्शन पहले हो जाए, 3 में बाद में हो, ये जो है ये कॉम्प्लिकेशंस लेके आता और उसकी वजह से जो है वो मुल्की सियासत जो है उसके ऊपर एडवर्स जो है वो असरात होते। उसकी हमने ज़रूर मुखालफत की है और हम समझते हैं कि वो जायज़ मुखालफत थी, वो सही मुखालफत थी। उसको जो है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन एक दिन होने चाहिए पूरे मुल्क में और केयर टेकर सेटअप होना चाहिए, जो कि इंशाल्लाह ये अगस्त में जैसे ही असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी तो उसके बाद वो इलेक्शन जो है विद इन 60 डेज़ जो है वो होना है। वही अक्टूबर या नवंबर का फर्स्ट वीक बनता है। बहुत शुक्रिया रसनल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। रूसी तेल पाकिस्तान आना शुरू हो गया है, कितना फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को, कितना फ़ायदा होगा आवाम को, हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। रूस से खाम तेल की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई है, जबकि हुकूमत का कहना है कि अज़रबैजान के साथ एलएनजी मुआहदे के नतीजे में अगले महीने से हर महीने मार्केट से सस्ते रेट पर एलएनजी का कार्गो आएगा। अप्रैल में पाकिस्तान और रूस के दरमियान 1 लाख टन खाम तेल का मुआहदा हुआ था, जिसकी 45,000 टन की पहली शिपमेंट इतवार को कराची पहुंच गई है, जबकि दूसरी शिपमेंट 20 जून को पहुंचेगी। गुज़िश्ता 1 साल से रूस से खाम तेल लेने का मामला मुल्की सियासत में बहस का मौजू बना हुआ था और अब भी सवाल उठ रहा है कि रूसी तेल का पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। रूसी खाम तेल से कितना पेट्रोल और डीजल बनेगा और कितना फर्नेस ऑयल पैदा होगा। हमारी रिफाइनरीज की इस तेल को रिफाइन करने की सलाहियत है भी या नहीं। रूस से तेल खरीदने का मामला सिर्फ सियासी है, जिस पर पहले तरीके से आपने सियासत शुरू की और अब मौजूदा हुकूमत भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, या फिर उसका कोई मुआशी फ़ायदा भी होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज रूस से तेल खरीदने और अज़रबैजान से सस्ती गैस लेने के मुआहदे पर बात की। अज़रबैजान से होकर आया हूं और उनके साथ सस्ती गैस का मुआहदा करके आए हैं। रूस से तेल, सस्ता तेल आया है। मैं पूछता हूं इस झूठे इंसान से जो दिन रात साइफा और अमेरिका और इंपोर्टेड हुकूमत की गर्दान कर रहा था, अगर ये बात थी तो रूस से फिर तेल सस्ता पाकिस्तान किस तरह आ गया? इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म दावा कर चुके हैं कि रूस से $15 फी बैरल सस्ता तेल खरीदा है। रूस का तेल आया और लोग पूछते हैं कि ये इस तेल की क्या खुसूसियत है। तेल तो वो तेल है, असल में उसकी कीमत जो है वो आलमी जो कीमत है उससे कम है। और ये तेल आज आलमी मंडियों में जो तेल की कीमत है उससे कम से कम $15 फी बैरल सस्ता है। $15 का मतलब है कि हुकूमत ने रूस से बैनुल-अक़वामी मार्केट के मुकाबले में तकरीबन 20% सस्ता तेल ख़रीदा है। मगर क्या आवाम को इस 20% का फ़ायदा होगा? क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल मसाइल हैं जिसके हवाले से सवाल पैदा हो रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आपने ये डील की, आप मुसलसल कह रहे थे कि आप ये करके दिखाएंगे, ये हुआ भी। मगर अब सवाल ये उठ रहा है कि इसका फ़ायदा भी है या फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहली बात ये हो रही है कि ये मीडियम ग्रेड का होता है रूसी तेल। पाकिस्तान की रिफाइनरीज लाइट क्रूड के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इस तेल से तकरीबन 50% वो कह रहे हैं हमारा साहब भी कि फर्नेस ऑयल बनेगा, जिसका कोई फ़ायदा फिर होगा नहीं, क्योंकि फर्नेस ऑयल जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं है, वो तो सस्ता बिकता है, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, इसलिए फ़ायदा कोई नहीं होगा। जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि वो लोग जो ये कह रहे हैं, आप उनसे पूछिए अगर इसका कोई फ़ायदा नहीं था तो फिर वे इसके दावेदार क्यों थे? आपने पिछली हुकूमत के सरबराह जो हैं उनके बयानात भी सुने, उस वक्त के वज़ीर तवानाई के बयानात भी सुने, फिर ये भी सुना कि हमारी हुकूमत तो उल्टाई इस वजह से कि हम रूस से सस्ता तेल लेकर आ रहे थे। अरे भाई, अगर वो तेल सस्ता नहीं था, अगर उसका पाकिस्तान में आने का किसी को कोई फ़ायदा नहीं था, तो फिर आप ये ऐलानात क्यों कर रहे थे? ये कैसे हो सकता है कि जब आप ऐलानात कर रहे थे तब तो रूस से तेल आने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा था, और अब रूस से तेल आ गया है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा। वैसे वो ये कह रहे हैं, मैं बताया तो वो ये कह रहे हैं कि जब हम ऐलानात कर रहे थे तो उस वक्त डिस्काउंट भी ज़्यादा मिल सकता था, इन्होंने 14 महीने ज़ाया कर दिए, 14 महीने में पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो जाता। देखिए, पहली बात तो ये है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जब हम कह रहे थे तब बहुत फ़ायदा था, तब भी ये तेल आपके जैसा कि आपने इब्तदाइये में कहा, अगरचे मैं उससे अग्री नहीं करता और अभी आपके सामने तमाम तफसीलात रखूँगा, लेकिन अगर आपकी बात मैं मान लूँ, जो हमारे दोस्त पुरानी हुकूमत के जो वज़रा हैं वो कह रहे हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि सस्ता था या महंगा था कि आज की तारीख़ में वो प्रोसेस नहीं हो सकता? आज उससे 50 या 60% फर्नेस ऑयल बन जाएगा। तो जब पिछली हुकूमत थी तो तब फर्नेस ऑयल नहीं बनना था, जब पिछली हुकूमत थी तो तब ये जो हमारी एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज़ हैं इनमें वो प्रोसेस नहीं होना था। तो पहली बात तो ये है कि दोगलापन तो बहुत क्योंकि इमरान खान साहब बार बार कहते रहे कि वो डील कर गए थे, डील कोई नहीं हुई थी। ये रूसी सफीर ने भी कह दिया था कि कोई डील नहीं हुई थी। मगर अब मसला ये है कि उस ज़माने में तो पॉलिटिकल, उस ज़माने में उन्होंने तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की, उसके ऊपर उन पर तनकीद होती रहती है। मगर इस वक्त भी वाकई एक इकोनॉमिक बेनिफिट है या पॉइंट स्कोरिंग ही है कि वैसे 25 से 30% जो है वो फर्नेस ऑयल बनता है, इससे कोई 50% के करीब फर्नेस ऑयल बनेगा, तो फ़ायदा कोई नहीं होगा ये $15 सस्ता लेने का, क्योंकि मार्जिन्स कोई नहीं होंगे। जी, पहली बात तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई थी कि हमने गुफ्तगू शुरू कर दी है, वो भी सरीहन गलत थी। उस बात को रूस के सफ़ीर भी कह चुके हैं, यही बात रूस से आने वाले वज़ीर भी यहाँ पाकिस्तान की सरज़मीन पे कह चुके हैं, और उन्होंने यहाँ पर ऐलान किया अपना जो एलामिया था उसमें कि हमने जो 40 दिन पहले, यानी हमारी हुकूमत में 40 दिन पहले जब मैं रूस गया था, जो बातचीत शुरू की थी आज वो कंक्लूड हुई है। चलिए अब इन तमाम बातों को छोड़ दें। ये तो साबित हो गया कि कुछ बात में दोगलापन है, ये भी साबित हो गया कि उन्होंने कोई बात की नहीं हुई थी रूस में और हवा में बातें कर रहे थे। अब इस पे बात करते हैं जो आपने सवालात उठाए, मैं एक एक करके उनका जवाब देता हूँ। देखिए, पहली बात यह है कि रूस में तकरीबन 8 किस्म के मुख्तलिफ खाम तेल की क्वालिटी है। हम जो ले रहे हैं वो सबसे ज़्यादा लाइट नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त अवेलेबल नहीं था, उससे कम लाइट है। यूरोल उसका नाम है खाम तेल का जो हम ले रहे हैं। हमारी जो यहाँ पर रिफाइनरीज़ हैं वो लाइट अरेबियन खाम तेल के लिए बनी हुई हैं।
तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब हमने अपनी ये पुरानी टेक्नोलॉजी, हमारी हाइड्रो स्किमिंग की टेक्नोलॉजी है, जिसको डिज़ाइन किया गया था ये जो लाइट अरेबियन क्रूड है उसके लिए, अगर हम उसमें स्लाइटली हैवियर क्रूड इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा उसमें जो क्वांटिटी ब्लैक ऑयल की या फर्नेस ऑयल की है वो बढ़ जाएगी। हमने तमाम परम्यूटेशंस रन करके देख ली हैं। हमने ये परम्यूटेशन भी रन करके देख ली है कि अगर हमारी जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें बढ़ जाए एक ख़ास तादाद में ब्लैक ऑयल, तो क्या हम खसारे में चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। ना सिर्फ खसारे में नहीं जाएंगे बल्कि हमारे आवाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो दैट हैज़ ऑलरेडी बिन अकाउंटेड फॉर। हमने इसकी अकाउंटिंग करने के लिए पहले सैंपल मंगवाए थे उनके प्रोडक्ट के, उसकी केमिकल कंपोजिशन मंगवाई थी, अपनी लैब्स में उसको टेस्ट किया था। हमारे जितने भी माहिरीन हैं PRL के, उन्होंने चेक किया था कि क्या इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और जब उन्होंने कहा कि हाँ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है तो फिर हमने उसकी ब्लेंडिंग यानी किस तादाद में हम उसको मिक्स करेंगे अरेबियन लाइट खाम तेल के साथ, जिसके लिए ये हमारी डिज़ाइन हुई है रिफाइनरीज़, वो चेक किया। तो हमारी PRL ने हमें बताया, जो पाकिस्तान की रिफाइनरी है, कि तकरीबन 1/3 यानी 30 से 35% के करीब वो रूसी खाम तेल इस्तेमाल कर सकते हैं मिक्स करके उसको अरेबियन लाइट के साथ। हमारी दूसरी रिफाइनरी जो पार्को है उसने ये कहा कि वो 25 से लेकर 30% तक इसको अपनी प्रोडक्ट मिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं अरेबियन लाइट के साथ। और एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, जिसका नाम लेना मुनासिब नहीं क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, उनके माहिरीन ने तो ये भी कहा कि हम 70 से ज़्यादा फ़ीसद, 70-80% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमने उसको पार्क कर दिया क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि 30% तक हो सकता है, उसको ब्लेंड किया जाएगा अरेबियन लाइट के साथ, और उसी बुनियाद पर गालिबन आप ये कह रहे हैं कि हम 1/3 जो है वो इंपोर्ट करने का टारगेट कर रहे हैं रूस से। मगर फिर इसमें मुझे ये बता दें, ब्लेंड करने के बाद रिफाइंड प्रोडक्ट कितनी आएगी, फर्नेस ऑयल कितना आएगा? क्योंकि आमतौर पर अरेबियन लाइट से 25 से 30% क्रूड पैदा होता है। जी, हमारे थोड़ी सी जो फर्नेस ऑयल की तादाद है, क्वांटिटी है, वो परसेंटेज बढ़ जाएगी। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि जो हमने कमर्शियल डील की है उसमें 3 चीज़ें हैं। एक नहीं, आपने तो एक चीज़ का पूछा, मैं 3 चीज़ें आपके सामने पेश करता हूँ। नंबर 1, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। मैं तमाम चीज़ों पर आ रहा हूँ, नहीं मैं वो फ्रेट कॉस्ट पर भी आ रहा हूँ। मुझे सर अगर एड्रेस कर दें, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही रिफाइनरीज को फर्नेस ऑयल सरप्लस होने का मसला है, और ये कोई प्रीमियम प्रोडक्ट है नहीं, ये तो उल्टा बहुत ज़्यादा सस्ती बिकती है और दुनिया में इसकी डिमांड भी नहीं है। सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा मसला हो जाता है कि जी पावर प्लांट्स भी नहीं ले रहे होते, रिफाइनरीज को शटडाउन करने का प्रॉब्लम आता है। अभी भी 10 माह में सिर्फ 4% फर्नेस ऑयल से हमने बिजली बनाई है, पिछले साल 9% बनाई थी। यानी पाकिस्तान की जो टोटल प्रोडक्शन है अप्रैल के महीने में देखें तो 2% फर्नेस ऑयल से हुई है। अगर फर्नेस ऑयल थोड़ा भी बढ़ जाएगा तो हमें प्रॉब्लम तो आ रहा होगा और मार्जिन तो हर्ट हो रहे होंगे अगर फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ रही। जी नहीं, हमने वो सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं। अगर हम नुकसान पे भी फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट कर दें तब भी जो हमने डील की है, कमर्शियल डील की है, उसमें हमें फ़ायदा है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जितने भी माहिरीन हैं उन्होंने मुख्तलिफ सिनेरियोज़ रन किए हैं और कोई एक भी ऐसा सिनेरियो नहीं है जिसमें पाकिस्तान को नुकसान हो रूसी तेल खरीदने से। और पाकिस्तान को फ़ायदा है और वो फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया। तो फिर जो दूसरा मसला है वो है फ्रेट कॉस्ट का, कि कोई 1 महीना इसको लगा है आने में और जिसकी वजह से जो फ्रेट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगी। अरेबियन लाइट जल्दी आ जाता है, उसकी तकरीबन 4 गुना ज़्यादा टाइम लगता है कि रूस से पाकिस्तान तेल आएगा, तो उससे भी जो मार्जिन्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, जिसकी वजह से शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं होगा। जी देखिए, 3 चीज़ें हैं मैंने आपको पहले बताने की कोशिश की ताकि आवाम को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता चल जाए क्या होगा। नंबर 1, फर्नेस ऑयल की तादाद थोड़ा बढ़ेगी, वो हमने अपने मॉडल में ऑलरेडी डाल दी है, फाइनेंशियल मॉडलिंग में। दूसरी, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसी वजह से हमने बड़ा जहाज़ 1 लाख टन का जहाज़ उसमें लाएँ ताकि उसकी पर लीटर या पर बैरल कॉस्ट जो है वो कम हो, और उसको पाकिस्तान के साहिल के करीब लाकर 50-50 हज़ार के 2 मुख्तलिफ शिप्स में डाला गया है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसी पोर्ट नहीं जहां पे 1 लाख टन का जहाज़ उतर सके। तो उससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है। तीसरी बात इंश्योरेंस की है, क्योंकि बैनुल अक़वामी जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो रूस से आने वाले तेल की इंश्योरेंस नहीं देती या बहुत ज़्यादा कीमत पे देती हैं, तो हमारी इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ी है। तो इन तीनों कॉस्ट को डालने के बावजूद हमने को 5 या 6 मुख्तलिफ फाइनेंशियल सिनेरियोज़ रन
किए हैं, फाइनेंशियल मॉडल्स रन किए हैं, और हर मॉडल में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फिर बहुत ज़्यादा कितना मुंतकिल किया जाएगा, आवाम को मुंतकिल किया जाएगा? एक तो आप कह रहे हैं कि जो टोटल हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं उसका 1/3 इंपोर्ट करेंगे, उस 1/3 इंपोर्ट में आप कह रहे हैं थोड़ा सा फर्नेस ऑयल ज़्यादा बनेगा मगर फिर भी मार्जिन ज़्यादा रहेगा, मगर फ्रेट कॉस्ट भी ज़्यादा होगी फिर भी मार्जिन ज़्यादा रहेगा। तो ये जो 20% इंटरनेशनल मार्केट से प्राइस कम है, इंश्योरेंस की कॉस्ट और इंश्योरेंस को, तो नहीं। कितना मार्जिन रह कितना गया, जो आवाम का फायदा है वो बचा कितना? जी वो मैं आपको वो नहीं दे सकता। हम कोई भी, अगर आप बैनुल अक़वामी सतह पे जाएं और जाके देखें कि किसी भी मुल्क ने कोई हतमी आपको नंबर दिया है कि उनको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो फिर हम भी, तो वज़ीर आज़म ने कह दिया $15, भाई हमारे वज़ीर आज़म ने कह दिया $15 सस्ता मिला है, तो $15 में से यानी 20% बनाना। अब इस 20% में एक्स्ट्रा फर्नेस ऑयल, एक्स्ट्रा फ्रेट कॉस्ट, इंश्योरेंस, ये सब जब माइनस करते हैं तो जब आप कहते हैं हमको फ़ायदा मिलेगा या हमारा, तो वो कितना होगा फ़ायदा? देखिए हमारा फ़ायदा बहुत सिग्निफिकेंट है। वी आर नॉट एट लिबर्टीज़ टू डिस्क्लोज कि हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। इस वजह से मैं आपके सामने नंबर नहीं रख सकता। वज़ीर आज़म साहब ने रखा है नंबर आपके सामने। कीमतें कम करेंगे तो आवाम को तो पता चलेगा ना कि कितनी कम हुई है। मैं वो पूछ रहा हूँ, आवाम को कितना फ़ायदा मिलेगा? आप ये ना बताएं एक्सचेकर को कितना फ़ायदा होगा, डॉलर्स कितने बचेंगे, मगर आवाम को कितना फ़ायदा होगा? जी, अवाम को सिग्निफिकेंट फ़ायदा होगा, लेकिन हम इसके ऊपर इससे ज़्यादा तबसरा करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारी डील का ये हिस्सा है कि उसकी कमर्शियल टर्म्स हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कोई भी शख्स उसको बैक कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। जो अवाम को फ़ायदा होता है वो 3-4 वजूहात की बिना पे होता है। इस वजह से जब अवाम को फ़ायदा आना शुरू होगा तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू फिगर आउट कि इसमें किस किस चीज़ का क्या कंपोनेंट है। आई एम नॉट एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल। चीनी करेंसी में इसकी पेमेंट की गई है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। जो ऑप्शंस सामने थे उसमें ये इतला आ रही थी कि शायद यूएई दिरहम के हवाले से या फिर चीनी करेंसी के हवाले से या फिर जो रशिया की अपनी करेंसी है, उस तीनों ऑप्शन में से फिर चीनी करेंसी को चुना गया। नहीं, देखिए हमारे पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डॉलर में ट्रांजैक्शन हो, चीनी करेंसी में हो, रियाल में हो, दिनार में हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप पाकिस्तान की सरहद से बाहर निकलते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, तो ये सारी करेंसीज़ फंजिबल हैं। अगर जब ये दुबई या अबू धाबी पहुँचे तो ये तमाम लिक्विड करेंसीज़ हैं। अबू धाबी में दिनार भी हैं, दरम भी हैं, रियाल भी हैं, डॉलर भी हैं, यूरोज़ भी हैं। इस वजह से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस करेंसी में डील हो रही है। क्योंकि पहली मर्तबा हम रूस से ट्रांजैक्शन कर रहे थे तो हमारे बैंक्स जो बहुत से हैं वो घबरा रहे थे। इस वजह से जिस बैंक के साथ हमारी ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर हुई उनकी प्रेफरेंस ये थी कि ये आरएमबी में हो, तो हमने आरएमबी में कर लिया। अगली मर्तबा जो करेंसी हमारे पास लिक्विड होगी, अब हमारे यहाँ बहुत से रियाल आते हैं, बहुत से दिनार आते हैं, बहुत से दरहम आते हैं, बिकॉज बहुत से पाकिस्तानी बाहर हैं और वो ज़र मुबादला वहाँ से भेजते हैं। तो जिस करेंसी में भी हमारे पास लिक्विडिटी होगी और जो भी बैंक जिस करेंसी में काम करना चाहेगा उसमें ये ट्रांजैक्शन होगी, हमें डॉलर से भी कोई एतराज़ नहीं। ये रिपोर्ट वगैरह ट्रायल कार्गो है, बट आपकी बातों से लग रहा है कि ट्रायल सारा हो चुका है और आप बड़े कन्विंस्ड हैं कि हम 1/3 इंपोर्ट रशिया से कर पाएंगे। मगर आप लोग 2 महीने में चले जाएंगे, तो कब तक का टारगेट है कि 1/3 हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे होंगे? देखिए, ये तो अभी ये पहला कार्गो हम पहले PRL से शुरू कर रहे हैं, फिर हम पार्को को लेकर आएंगे, फिर हम प्राइवेट सेक्टर को दावत देंगे कि उसको भी अगर चाहिए तो वो आके तेल ले ले। तो इसमें कुछ महीने लगेंगे इसको रैंप अप करने में। लेकिन देखिए, कोई भी आवाम के फ़ायदे की चीज़ एक मरतबा हो जाए तो आवाम उसको वापस नहीं होने देते हैं। और आप पूरी दुनिया में आप तो खुद प्रोग्राम्स कर चुके हैं। आपने कहा कि हमारा एक हमसाया मुल्क ले रहा है, बल्कि लेकर एक्सपोर्ट भी कर रहा है, फ़लाँ मुल्क ले रहा है, फ़लाँ मुल्क ले रहा है। तो ऑब्वियसली इन तमाम ममालिक को फायदा है तो ले रहे हैं ना। अगर उन सबको फायदा है तो हमें क्या नुकसान है? हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, उनकी बड़ी एडवांस्ड रिफाइनरीज हैं, कम फर्नेस ऑयल बनाती हैं, रिफाइनिंग कैपेसिटी बेहतर है, रिफाइनिंग की हवाले से बेहतर। आप तो जो पहला कार्गो या पाकिस्तान रिफाइनरी में लेके आए वो तो हमारी इनएफिशिएंट रिफाइनरीज में से भी एक इनएफिशिएंट रिफाइनरी है, वहाँ आप लेकर आए। तो आप सोचिए, अगर वहाँ पे फ़ायदा हो रहा है तो उससे जो बेहतर रिफाइनरीज जब वहाँ पे जाएंगे तो फिर कितना फ़ायदा होगा। ये मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि इसके बावजूद जी, मगर आप देखिए ना, पहले कहते थे अरे भाई हम ला रहे थे रूस से तेल, फिर उन्होंने कहा कि आप नहीं ला सकते, आप तो झूठ बोल रहे हैं। फिर आपने कहा ये मुआहदा तो ऐसे ही आप हवा में लहरा रहे हैं, तेल वेल आने का नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा
कि हमने एक नई जो डीप कन्वर्जन रिफाइनरी है उसकी पॉलिसी मंजूर कर दी है। एक मुल्क के सामने हम एडवांस स्टेजेस के ऊपर हैं और इंशाल्लाह जाने से पहले 10 बिलियन डॉलर यानी 10,000 मिलियन डॉलर का एक मुआहिदा करके जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी, कोई भी रिफाइनरी दुनिया में ऐसी नहीं होगी जो पाकिस्तान की रिफाइनरी से ज़्यादा जिसकी प्रोडक्टिविटी हो, वो रिफाइनरी का मुआहिदा करके जाएंगे। ये जो आज मुआहिदा अज़रबैजान से वज़ीर आज़म करके आए हैं, इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में वहाँ से सस्ती गैस हर महीने लेकर आया करेंगे। सऊदी अरब तेल आ गया भाई, सस्ती गैस आ गई। सऊदी अरब से मुआहिदा करने का इमरान खान साहब ने भी बतौर वज़ीर आज़म 2019 से हमें बताया था, ना वो रिफाइनरी आई ना वो इन्वेस्टमेंट आई। अब आप भी बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं ऐसा हो जाएगा। अब जी देखिए, इमरान खान साहब की आप किस किस बात पे गौर करेंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मुझे फ्रांस के सदर का टेलीफोन आया, मैं बिज़ी था, मैंने लिया नहीं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मोदी को फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठाता। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अमेरिका के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं आ रहा। उन्होंने तो ये भी कहा था, ये देखें एक साइफ़र, इसमें सबूत है कि पाकिस्तान की जमहूरियत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश की है। फिर आप ही लोगों ने वो क्लिप चलाया जिसमें वो गिड़गिड़ा रहे थे कि अल्लाह आपका वक़ार बुलंद करे, एक ख़त मेरे हक़ में लिख दें, बड़ी दूर तक ये ख़त जाएगा। ये क्या बातें, आप खान साहब की क्या बातें। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखते हैं कि पाकिस्तान को इस हवाले से और आवाम को कितना फ़ायदा होता है। प्रोग्राम में बड़े शामिल करते हैं, कुरान पर बात करेंगे। हमारे सीनियर साहब सरकार से बड़ाई साहब, मुनीर बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। बड़ाई साहब, इमरान खान साहब का दावा है जो क्रैकडाउन हो रहा है उससे हुकूमत के लिए नफरत बढ़ रही है और मेरे लिए हमदर्दी और वोट बैंक दोनों बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हमें नजर आ रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में अब नई शमूलियतों का सिलसिला भी रुक गया है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो सूरत हाल है वो बुरी होना बंद हो गई है तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए? नहीं, देखें, मेरा ख्याल है कि अभी वर्स्ट हैज़ टू येट टू कम, और उसकी वजह यह है कि जब फ़र्ज़ करें फ़ौजी अदालतों से लोगों को सज़ाएं मिलेंगी तो उसका जो इम्पेक्ट है डीमोरलाइजिंग वो बहुत ज़्यादा होगा। ये दुरुस्त है, मैं पहले भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि वोट बैंक इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता और ना वो ख़त्म होगा। मगर एक चीज़ हुई है कि जो फ्लोटिंग वोट होता है, जो सिर्फ जिसको इक़्तिदार मिलना होता है उसके साथ जाता है, वो सारा इमरान खान के साथ चला गया था, क्योंकि सब तवक्को कर रहे थे कि इमरान खान की पार्टी जो है मोस्ट पॉपुलर पार्टी है, तो वो जो इक़्तिदार पसंद या फ्लोटिंग वोट जो होता है वो उनके साथ चला गया था। वो ज़ाहिर है उनका साथ छोड़ जाएगा और आप देख रहे हैं कि जितने इलेक्टेबल्स हैं वो साथ छोड़ रहे हैं, तो वो उससे जो धड़े का वोट है वो भी इफ़ेक्ट हो रहा है। लेकिन ज़ाहिर है अभी भी पार्टी वोट बैंक उनका काफ़ी है, और लेकिन सवाल यह है कि ये कितनी देर तक सस्टेन करेंगे। अगर इसी तरह जो मिडल आर्डर सारी लीडरशिप है वो छोड़ती रही उन्हें, या इसी तरह उसकी कोशिशें होती रही, जेलों में जाते रहे, तो मेरा ख्याल है कि और डीमोरलाइजिंग इफेक्ट होगा, जिससे वोट बैंक तो शायद बरकरार लेगा लेकिन फिर इक़्तिदार हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। वो अपोजिशन में तो बैठ जाएंगे लेकिन उनके इक़्तिदार की मंजिल हासिल करना मुश्किल होता जाएगा। और सब अगर उसमें ये सस्टेन कर सके प्रेशर, उसके लिए ये भी देखना होगा कि क्रैकडाउन कितनी अरसे तक सस्टेन कर सकता है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो जाहिर है उन्होंने अपोजिशन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया, नैब के जरिए केसेस बनाना, हेरोइन तक के केसेस बनाना, मगर फिर हमें नजर आया कि उसे वो सस्टेन नहीं कर सके थे। अब 9 मई के जो वाकयात हैं उनकी नोयत बहुत ज़्यादा संगीन है, मगर ये बहुत लंबे अरसे तक सस्टेन कर सकता है ये क्रैकडाउन? ज़ाहिर है जी, एक टेरर का या खौफ का या इस तरह के जो अमल है इसका वक्फा लंबा हो जाए तो वो बेअसर हो जाता है। लेकिन अभी तक तो 9 मई का क्रैकडाउन जारी है, अभी भी लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं, अभी तक मॉनिटरिंग हो रही है, पंजाब में आए दिन कोई ना कोई नया बंदा गिरफ़्तार हो रहा है। लेकिन ये ठीक है कि सिर्फ इससे आप सस्टेन नहीं कर सकते, आपको कुछ इकनॉमिक रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा, आपको पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ साहब ने आज पहली दफ़ा मुस्लिम लीग जो है उसके इजलास में शिरकत की है, पहली दफ़ा कोई पॉलिटिक्स शुरू की है, वगरना वो तो गवर्नेंस कर रहे थे, पॉलिटिक्स तो कर नहीं रहे थे। ये पहली दफ़ा आज उनकी पॉलिटिकल पार्टी का इजलास हुआ है। लेकिन देखना यह है कि क्या वो आगे भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं या नहीं करते, क्या पार्टी
के लोगों को बुलाते हैं, क्या इलेक्टेबल से मीटिंग करते हैं, क्या अपने जो टिकट होल्डर हैं उनके साथ कोई राब्ता करते हैं, कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये सारा कुछ देखना होगा। जितनी देर तक जो है नून एक्टिव नहीं होती, अपने वोट बैंक को नहीं संभालती, वोट बैंक को नहीं बढ़ाती अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, उतनी देर तक तो ज़ाहिर है पीटीआई जो है उसका एक ख़तरा हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए रहेगा। सर अब ये महंगाई, ये इन्फ्लेशन, इसके अलावा हम देख रहे हैं जो डेवलपमेंट का मसला है उसके लिए पैसे बड़े कम हैं, फिर IMF का प्रोग्राम, ये सारे दबाव तो हैं। हुकूमत में होते हुए वोटर को अपने साथ जोड़ के रखना वैसे ही मुश्किल होता है। नवाज शरीफ के ऊपर अगर ये रिलाय कर रहे हैं, आपको लगता है वो वाकई आएंगे कोई इलेक्शन से पहले, और आएंगे तो कुछ कर पाएंगे? मेरा ख्याल है कि नवाज़ शरीफ एक आखिरी होप है नून लीग की। उसकी वजह यह है कि नवाज़ शरीफ अभी तक पंजाब का कभी भी इलेक्शन हारे नहीं है। जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं 90 से 88 से, हमेशा वो पंजाब जीतते रहे हैं और उनका एक करिश्मा है, उनका एक वोट बैंक है। बिज़नेस मिडिल क्लास अभी भी उनके साथ है, अगरचे जो दूसरी मिडिल क्लास है वो पीटीआई की तरफ झुकाव है, लेकिन बिज़नेस मिडिल क्लास का बहुत लार्ज चंक जो है वो अभी तक भी नवाज़ शरीफ की तरफ देख रहा है। तो लेकिन देखना यह है कि नवाज़ शरीफ आके क्या नैरेटिव बनाते हैं, क्या वो प्रो आर्मी नैरेटिव जो है और एंटी जुडिशरी जो नैरेटिव है, इसके साथ लोगों को जो है वो वोट बैंक जो है उसको कैश कर सकेंगे, ये देखने की बात है। क्योंकि ज़्यादातर पहले जो उनका वोट बैंक था वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट बैंक भी उनके साथ मिल गया था और उनके साथ अपना पार्टी वोट बैंक भी था। लेकिन अब जाहिर है एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट बैंक क्या ये उनकी तरफ माइल होगा या नहीं होगा, ये देखने की बात होगी। बहुत शुक्रिया बड़ा साहब, आपने सुनिया, इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।